Hello students, this is last lecture your regarding chapter 1। ठीक है, अब तक अपन अकाउंटिंग करते आ रहे थे। क्यों अपन अकाउंटिंग कर रहे हैं, किसके लिए अपन अकाउंटिंग कर रहे हैं, वो आर द यूजर्स। तो इस लेक्चर में अपने को फर्स्ट ऑफ ऑल यूजर्स के बारे में ही पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इंटरनल यूजर्स की। ठीक है, जो बिजनेस के अंदर है। ठीक है, इंटरनली वो भी जानना चाहते हैं। भाई किसी का रिपोर्ट कार्ड आया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंटरनल लोग ही जानना चाहेंगे ना। इंटरनल कौन है? खुद जिसका रिपोर्ट कार्ड बना है। ठीक है, पेरेंट्स, ठीक है, एंड फैमिली मेंबर्स। तो ये सब तो क्या हो गए हैं इंटरनल। फिर बाहर वालों की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो सोसाइटी, रिलेटिव्स, यूनिवर्सिटी वाले जिनको एडमिशन लेना है। तो वैसे ही बिजनेस के भी कई सारे यूजर्स हैं। इंटरनल की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात कर रहा हूं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का क्या इंटरेस्ट है, क्यों जानना चाहेगा? मैनेजमेंट बेसिकली इंटरेस्ट शो करता है आपके बिजनेस में रिपोर्ट कार्ड देख के, क्योंकि उसको जो आप बिजनेस है वो बिल्कुल ही स्मूथ वे में चलाना होता है। तो स्मूथ और एफिशिएंट फंक्शनिंग के लिए मैनेजमेंट जानना चाहेगा। मैनेजमेंट वो पार्ट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जिसका हर जगह पहुंचना पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, तो वो हर एक सेक्टर देखना चाहेगा कि मेरा बिजनेस प्रॉपर वे में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, एम्प्लॉइज की आपस में बन रही है कि नहीं बन रही है, प्रोडक्शन किस लेवल पे चल रहा है, मार्केट में मेरी सेल्स कितनी हो रही है, लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, कंप्लेन कितनी आ रही है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। तो वो सब बातें वो जानना चाहेगा। प्रोप्राइटर, इसका तो मेन टारगेट ही क्या है? अरे भाई पैसा लगाया है बिजनेस में, किस बात के लिए लगाया है? प्रॉफिट के लिए। तो प्रॉफिटेबिलिटी, लेकिन वो कहानी नहीं होनी चाहिए कि मुर्गी को एक बार काट लिया, इसको चाहिए अंडे। इट मीन से प्रॉफिटेबिलिटी तो देखेगा लेकिन लॉन्ग टर्म भी देखेगा। क्या कंटिन्यूअसली मुझे ऐसे ही प्रॉफिट होता रहेगा या सिर्फ इसी साल हुआ है? ठीक है, तो वो वेट करता रहेगा कि इस साल मैंने कितना कमाया और इन फ्यूचर में कितना कमाता रहूंगा। ठीक है, अगर ऐसे ही सब चलता रहा तो। एम्प्लॉयज की अगर मैं बात करूं तो अब मालिक अच्छा कमाएगा तो एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं वो लोग भी। एक्सपेक्टेशन में क्या रखेंगे? हमें बोनस मिल जाएगा, हमें अच्छा खासा इंक्रीमेंट मिल जाएगा, प्रोविडेंट में कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, इन फ्यूचर हमारे अगर कुछ हो जाता है तो हमारे लिए कोई मेडिकल फैसिलिटी ये सब प्रोवाइड करवा सकता है। तो एम्प्लॉयर ये सब फैसिलिटी कब प्रोवाइड कर पाएगा? जब उसकी ऑलरेडी कैपेसिटी हो। तो मालिक अगर अच्छा कमा रहा है तो एम्प्लॉय ऑटोमेटिक खुश होगा। वो डिमांड कर सकता है चार बातों की, लेकिन अगर मालिक ही नहीं कमा रहा है तो एम्प्लॉय सोच भी नहीं सकता है इंक्रीमेंट की डिमांड करने के लिए। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं एक्सटर्नल यूजर्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टर्स। ये जानना चाहेंगे रेट ऑफ रिटर्न। सर ये रेट ऑफ रिटर्न क्या है? सिंपल सी बात है, मेरे पास 100 रुपए हैं। ठीक है, मैं अगर बैंक में डिपॉजिट करवाता हूं तो बैंक मुझे साल के 6 रुपए इंटरेस्ट दे देता है। इट मीन्स मैंने कितना परसेंट कमाया? 6%। बैंक में पैसा डिपॉजिट करवा के आपको कुछ रिस्क लेने की जरूरत है क्या? कोई रिस्क नहीं है सर। फिक्स अपना पैसा पड़ा है, साल जैसे ही ईयर एंड होगा इंटरेस्ट आ जाएगा। कई 6 महीने से दे देती है, कई बैंक 3 महीने से भी दे देती है, लेकिन ओवरऑल साल के मैंने कितने रुपए कमा लिए? 6 रुपए। मैं यही 100 रुपए किसी के बिजनेस में लगा दूं। ठीक है, अब किसी के बिजनेस में लगाऊंगा तो लॉस भी हो सकता है सर। ठीक है, और प्रॉफिट भी हो सकता है। तो बिजनेस में अगर मैं लगा रहा हूं इट मीन्स मैं क्या ले रहा हूं? रिस्क। रिस्क अगर आप लोगे तो डेफिनेटली प्रॉफिट ज्यादा मिलने के चांसेस होंगे। तो जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इस बिजनेस में इन्वेस्ट किया वो जानना चाहेंगे कि हमने यहाँ पे कितना कमाया। भाई 6 रुपए तो हम बैंक में भी कमा लेते हैं। अगर वो मान लो यहाँ पे कमाते हैं 8 रुपए, इट मीन्स रेट ऑफ रिटर्न कितनी हो गई है? 8%। जो लगाया है उसका कितना परसेंट कमा रहे हैं? 8%। 100 का 8%, 8 रुपीज कमा रहे हैं। तो बैंक से तो ज्यादा कमा रहे हैं एटलीस्ट। इट मीन्स सही जगह है वो। रिस्क लेने का कुछ बेनिफिट मिला। अगर 6 रुपए भी नहीं कमा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, इट मीन्स इस बिजनेस के साथ रहने में कोई मतलब नहीं है। अपने पैसा किसी बैंक में भी डिपॉजिट करवा सकते हैं, किसी को लोन दे सकते हैं, कहीं और भी अपन लगा सकते हैं। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो बेसिकली रेट ऑफ रिटर्न देखना चाहेंगे कि यहाँ हमने पैसा लगा के क्या कुछ कमाया है। अगर यही पैसा हम कहीं और लगाते तो कितना हम कमा पाते। उसके बाद बात करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन होते हैं? जो फाइनेंस का काम करते हैं, जिनमें बैंक हो गए, आपके जितने भी बैंक हैं, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई,
वो भी बेसिकली बैंक ही होती है। लोन देने का काम बैंक का भी होता है, कॉर्पोरेट सोसाइटी का भी होता है, कुछ मनी लेंडर्स भी होते हैं, उनका भी काम होता है, कई अपने नॉन रिलेटिव्स भी होते हैं, वो भी अपने को लोन दे देते हैं। तो वो क्या देखना चाहेंगे कि अपना लोन सेफ है कि नहीं है, जो इंटरेस्ट आ रहा है वो रेगुलर टाइम पे आ रहा है या नहीं है। तो ये सब चीजें इनको आपके फाइनल रिपोर्ट कार्ड से पता चल जाएगी। या हमारे अलावा उनके और भी बहुत सारे मांगने वाले हैं, तो टेंशन में रहेगा। ठीक है, एक बंदा है मोहन, पता है उसके सोन भी मांगता है, राम भी मांगता है, रहीम भी मांगता है, रॉबर्ट भी मांगता है, कई सारे लोग हैं उसके मांगने वाले। अच्छा खासा बिजनेस है, लेकिन दिमाग में कहीं ना कहीं डाउट रहेगा कि यार ये इतने सब जनों का पेमेंट करेगा कैसे, इसका खुद का तो कुछ लगा हुआ ही नहीं है, ये तो बिंदास खेलेगा, कल को बिजनेस डूबे तो इसको जेब से कुछ भी नहीं पे करना। तो ये क्रेडिटेबिलिटी चेक करना चाहेंगे, सॉल्वेंसी चेक करना चाहेंगे कि बिजनेस की पेमेंट करने की जो कैपेसिटी है वो क्या है। ठीक है, क्रेडिटर्स। सर फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता दो क्रेडिटर्स होते कौन है। क्रेडिटर्स एक टर्म्स है उन लोगों के लिए यूज में ली गई है जो अपने को उधार में गुड्स सेल कर रहे हैं। दोज who sold goods to us on क्रेडिट। वो लोग जिन्होंने अपने को उधार में क्या सेल किया है, गुड्स, सामान। अब सर गुड्स से क्या मतलब है, यहाँ पे ऐसी कई सारी टर्म्स है, नेक्स्ट चैप्टर में अपन बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आप इतनी सी बात समझो। आप मार्कर का बिजनेस कर रहे हो, मार्कर खरीद के लेके आए आप उधार में, और आप खरीद के लेके आए थे जेड से, तो जेड आपका हो गया क्रेडिटर। जेड आपके पैसे मांगता है, क्यों मांगता है, क्योंकि जेड ने आपको उधार में गुड सेल किया है। तो ये होते हैं आपके क्रेडिटर्स। बार बार आप उधार लेने जाते हो, ठीक है, सामान लेने जाते हो उधार लेने। एक तो बंदा होता है कि उसको सोचता ही नहीं है दे दो इसको तो कहीं नहीं जाएंगे पैसे, ठीक है। तो वो सब वो डिसाइड कब कर पाएगा, जब वो आपका रिपोर्ट कार्ड देखेगा, तो वो भी इंटरेस्टेड होंगे कि इनकी पेमेंट करने की कैपेसिटी क्या है, इंस्टेंट पेमेंट करने की कैपेसिटी क्या है, कैश इनके जेब में कितना होता है। जिसके जेब में पैसा ही नहीं होता है, जिसके बैंक में पैसा ही नहीं होता है, वो इंस्टेंट पेमेंट कहाँ कर देगा। गवर्नमेंट पता है सर, टैक्स। गवर्नमेंट का क्या इंटरेस्ट है, टैक्स लेना। गवर्नमेंट कई टाइप के टैक्स लेती है आपसे, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। गवर्नमेंट जो आपसे टैक्स लेती है वो दो टाइप के टैक्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट का एग्जांपल है इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट का एग्जांपल है आपका जीएसटी। ठीक है, क्या होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। फिर भी अगर टैक्सेस के बारे में जानना चाहते हो तो टैक्स की क्लासेस भी यूट्यूब पे मेरी अवेलेबल है, देख सकते हो, ठीक है। एक लेक्चर तक देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। सेकंड में तो कुछ नहीं समझ में आएगा आपको, ठीक है, क्योंकि अभी 11th में हो, बेसिक्स आपको कवर कर लेने हैं, उसके बाद देखेंगे आगे। आगे बात करते हैं रिसर्चर्स। सर रिसर्चर्स कौन होते हैं। आपका बिजनेस है, आप डोमिनोज का मान लेते हैं, एक ब्रांच है आपकी ऑलरेडी, ठीक है, विद्याधर नगर जयपुर, ठीक है। इंटरेस्ट रखते हैं लोग पिज्जा बर्गर खाने में, ठीक है, ऐसी चीजें पसंद करते हैं, अच्छा खासा चल रहा है। आप एक ब्रांच और खोलना चाहते हो, लेकिन बेस्ट लोकेशन कहाँ हो, कहाँ आपको वो ब्रांच खोलनी चाहिए। अब सर इसका सजेशन तो हम ही दे देंगे, वैशाली नगर में खोल लो या रामबाग खोल लो, खूब सारी अच्छी अच्छी जगह। अरे भाई वहां पे शॉप का रेंट क्या होगा, वहां एक्सपेंसेस किस लेवल पे जाएंगे, वो भी तो सोचो आप। कई सारी चीजें देखनी होती है। तो अपन क्या करते हैं, कुछ पर्सन अपॉइंट करते हैं कि आप रिसर्च करो कि इकोनॉमिकली भी हमें सूटेबल हो और अच्छे से अच्छा हम प्रॉफिट भी कमाएं, ऐसा कोई स्पेस हमें ढूंढ के दो। तो उन्होंने मान लो आपको एक स्पेस ऑक्यूपाई करवा दिया कि कोई पर्टिकुलर ये मार्क है, ठीक है, जोटवाड़ा में, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्पेस आप वहां पे जाके ओपन कर लो, बेस्ट से बेस्ट लोकेशन रहेगी, अच्छा कमा पाओगे आप जितना भी इन्वेस्ट करोगे उसके कंपैरिजन में। वहां पे बिजनेस का सेटअप डाला गया, पूरा साल ये कंप्लीट हुआ आपका,
ईयर एंड होते ही वो रिसर्चर्स भी जानना चाहेंगे कि भाई हमने इनको एडवाइस दी थी, क्या वो एडवाइस सही है या नहीं है। ठीक है, अगर हमने एडवाइस दी कुछ कमियां रही तो वो क्या कमियां रह गई, ठीक है, तो वो भी जानना चाहेंगे, उसके लूज फॉल्स एटसेट्रा। पब्लिक के भी कई सारे इंटरेस्ट होते हैं। पब्लिक आपके प्रोडक्ट परचेज करती है। आज एप्पल है, एप्पल का ग्राफ यूं जा रहा है, अच्छा कमा रहा है, लोग फिर उसके पीछे दौड़ते जा रहे हैं। वहीं पे आपको पता चला ये नोकिया डाउन में चला गया, देन लोग पीछे हटने लग गए। टेक्नोलॉजी के बारे में हम कितना जानते हैं, इतना डेप्थ में नहीं जानते हैं। एक नोकिया का एंड्रॉइड फोन अपन काम में ले रहे हैं, दूसरा एंड्रॉइड फोन काम में ले रहे हैं, बस कुछ फीचर्स का इफेक्ट पड़ सकता है, लेकिन मैक्सिमम इफेक्ट अपनी मेंटेलिटी का पड़ता है। और वो मेंटेलिटी कहाँ से आती है, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन से। फाइनेंशियल पोजीशन कौन बताती है, अकाउंटिंग। तो ये भी एक इफेक्ट पड़ता है मेजर। उसके अलावा पब्लिक के लिए कई सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है अपनी, ठीक है, अभी ब्रांचेस पढ़ेंगे अपन, उसमें देखेंगे डिटेल से। उसके अलावा और कई सारे फैक्टर्स होते हैं पब्लिक के लिए, वैकेंसीज वगैरह। अगर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, आप अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटीज निकाल रहे हो, ठीक है, अच्छी वैकेंसीज निकाल रहे हो, तो लोग आपकी तरफ ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होते ही होते हैं। इसके अलावा अगर आपका बिजनेस बहुत ही ज्यादा अच्छा चल रहा है तो आपका प्रोडक्ट खरीदने में सोचेगा नहीं कस्टमर। कार खरीदनी है, एक नॉर्मल सी नई कंपनी है, अभी आई है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट भी दे रही होगी, लेकिन फिर भी दिमाग में डाउट रहेगा कि नहीं, हम तो मारुति की ही परचेज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि मारुति अच्छा चल रहा है, यहाँ पे अच्छा कमा रहा है। अच्छा क्यों कमा रहा है? इट मीन्स अच्छा प्रोडक्ट दे रहा होगा। रहती है साइकोलॉजी। तो पब्लिक भी इंटरेस्टेड होती है आपके फाइनल अकाउंट देखने में। ये है आपके यूजर्स, 1 to 1 यूजर्स आपको नोट्स में मिल जाएंगे। किसका क्या एडवांटेज है, आगे पूरी डिटेलिंग आपको इनकी मिल जाएगी नोट्स में, ठीक है। लास्ट लेक्चर है, कुछ छोटी छोटी बातें रह गई थी, वो और हम अगर कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ पे तो आगे काफी मजा आने वाला है आपको। अब बात करते हैं अपन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, 2 सिस्टम होते हैं अकाउंटिंग के, सिंगल एंट्री डबल एंट्री। ठीक है सर, सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है, डबल एंट्री सिस्टम क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं, हम जिस अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं वो डबल एंट्री सिस्टम है। हम जो अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं वो क्या है, डबल एंट्री सिस्टम। इसके अलावा सिंगल एंट्री सिस्टम भी चलता था, जिसको अपन महाजनी भी बोलते हैं। अगर आप देखोगे तो किसी रिलेटिव के या फिर अपने घर में पुरानी रेड कलर की बही मिल जाएगी आपको, जिनमें येलो कलर के पेजेस होते हैं। उनमें क्या होता था, सिंगल एंट्री सिस्टम ही फॉलो किया जाता था। हाँ भाई, पैसा आया लिख दो, पैसा गया लिख दो, ये खर्चा किया लिख दो, ये आया, सीधा सीधा आप लिखते जा रहे हो। वो क्या है आपका सिंगल एंट्री सिस्टम। इट मीन सिंगल इफेक्ट आप डाल रहे हो ट्रांजेक्शन का। इफेक्ट कितने डाल रहे हो, सिंगल। जबकि यहाँ पे डबल इफेक्ट जाते हैं। डबल इफेक्ट में अपन बोलते हैं एक तो डेबिट और एक बोलते हैं क्रेडिट। सर समझ में नहीं आया, इसको आप इस वे में देखो। मैंने फर्नीचर खरीदा 5000 का और मैंने पेमेंट कर दिया। मैं सीधा सीधा लिख दूं परचेज फर्नीचर ₹5000 या पेमेंट मेड फॉर फर्नीचर 5000। ठीक है, सिंगल एंट्री सिस्टम हो गया। वहीं पे मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक प्रॉपर वे में, सिस्टमेटिक वे में अकाउंटिंग करूंगा और लिखूंगा कि कैश जो है वो कम हो गया 5000 और फर्नीचर जो है वो बढ़ गया 5000। फर्स्ट इफेक्ट ये हो गया, सेकंड इफेक्ट ये हो गया। इसको बोलते हैं डबल ड्यूल एस्पेक्ट। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम। एक ही ट्रांजेक्शन्स के आप 2 इफेक्ट डालोगे। डिटेल में बात होनी है, ये सिस्टम तो अपन पढ़ ही रहे हैं। तो सर ज्यादा अच्छा कौन सा हो गया, यही वाला हो गया। मैं पढ़ के बता दूं आपको। एक है आपका डबल एंट्री सिस्टम, एक है आपका सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में सबसे पहले दे रखा है ड्यूल एस्पेक्ट और सिंगल एंट्री में क्या है, सिंगल एस्पेक्ट। कंप्लीट रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो
ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देगा और ये इनकम्प्लीट, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। पूरा सिस्टमेटिक है ही नहीं है, साइंटिफिक ही नहीं है। हाँ अच्छा सर साइंटिफिक नहीं है तो एक ये भी हो गया नॉन साइंटिफिक, और ये क्या हो गया साइंटिफिक हो गया। और अगर मैं बात करूं तो एक्यूरेसी की अगर बात करूं तो इसकी क्या है मोर और इसकी क्या है लेस, ठीक है। अच्छा स्केल की अगर मैं बात करूं तो ये बिजनेस बड़े स्केल पे आप यूज, ये वाला जो सिस्टम है बड़े स्केल लार्ज स्केल पे आप यूज में ले सकते हो क्या, नहीं ले सकते। तो ये क्या होता है जनरली स्मॉल स्केल पे हम यूज में लेते हैं और ये लार्ज स्केल पे। सर ऐसा क्यों, भाई सिस्टम बड़ा है, इस सिस्टम को फॉलो करने के लिए स्पेसिफिक नॉलेज की जरूरत होती है। अगर वो नॉलेज आपको हायर करना है तो पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा कॉस्टली है। और ये जो है लेस कॉस्ट, इसके कंपैरिजन में ना के बराबर कॉस्ट आती है, कोई भी कर सकता है एक बार समझ के, ठीक है। तो ये सब इनकी बातें थी। सिंगल एंट्री सिस्टम की अपन आगे बात नहीं करने वाले, लेकिन अगर कोई पूछे सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है तो इन सिस्टमेटिक वे में जो महाजनी खाता बही पद्धति वगैरह जो पहले यूज में ली जाती थी, सीधा सीधा ट्रांजेक्शन नोट किए जा रहे हैं, कहाँ से माल आया, कितने का आया, क्या कुछ आया, ये सब चीजें। और वहीं पे अगर सिस्टमेटिक वे में पहले उसका रिकॉर्डिंग हुई है, देन क्लासिफिकेशन हुआ है, क्लासिफिकेशन के बाद किसी पर्टिकुलर डेट को उसकी समरी बनी है, एनालिसिस इंटरप्रेशन हुआ है, देन कम्युनिकेशन हुआ है। अगर ये पूरा सिस्टम आपने फॉलो किया है तो वो क्या हो जाएगा आपका डबल एंट्री सिस्टम। लास्ट अपन बात कर रहे हैं अभी ब्रांचेज। अपन क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे सर, मीनिंग तो अपन ने बुक कीपिंग का भी देखा, अकाउंटिंग का भी देखा, अकाउंटेंसी का भी देखा। अकाउंटेंसी का मतलब तो थ्योरेटिकल नॉलेज और आ जाता है, थ्योरेटिकल नॉलेज की तो अपन बाद में बात करेंगे। तो हाल फिलहाल तो अपन अकाउंटिंग ही पढ़ रहे हैं। इसकी कुछ ब्रांचेज होती है आपकी, इसकी भी ब्रांचेज होती है। पहली ब्रांच की अगर मैं बात करूं तो मैं कह देता हूं आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एक होती है आपकी टैक्स अकाउंटिंग, एक होती है आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग, इसके अलावा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और एक होती है आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। 5 ब्रांचें होती है आपकी। पहली फाइनेंशियल, टैक्स अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। 1 to 1 बात कर लेते हैं अपन इनकी। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियल अकाउंटिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया जाता है टू असर्टेन प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन। प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए अपन कौन सी अकाउंटिंग करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसके लिए ध्यान क्या रखते हैं, ओनली दोज ट्रांजेक्शन कैन रिकॉर्ड दैट कैन मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। दूसरी आती है आपकी टैक्स अकाउंटिंग। आपने जो अकाउंटिंग की है, आपने अपनी अकाउंटिंग के हिसाब से कैलकुलेट करके दे दिया कि सर जो हमारा प्रॉफिट है ना वो है 50,000 रुपए। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट मान लेगी? ठीक है, आपने तो पीछे खूब पढ़ के आए सर विंडो ड्रेसिंग वाली लिमिटेशन चलती है। हम क्या करेंगे, एक्सपेंसेस ज्यादा दिखा देंगे और टैक्स गवर्नमेंट को क्या कर देंगे,
कम दे देंगे। बेटा गवर्नमेंट बेवकूफ नहीं है, वहां एक्सपर्ट्स बैठे हैं, उन्होंने ऑलरेडी आपको कुछ रूल्स और रेगुलेशंस दे रखे हैं कि आप ये एक्सपेंसेस इस वे में अगर है तो दिखा सकते हो, ये एक्सपेंसेस तब दिखा सकते हो जब आपके पास ये वाला एविडेंस हो, ये एक्सपेंसेस इस लिमिट तक आप दिखा सकते हो, ये ऐसे हर चीज उन्होंने आपको बता रखी है, हर एक बात उन्होंने आपको क्लियर कर रखी है मैक्सिमम पार्ट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमने जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की है वो अपने अकॉर्डिंग की है। गवर्नमेंट की टैक्स की कैलकुलेशन के लिए उस अकाउंटिंग में कुछ चेंजेस हमें करने पड़ेंगे। क्या सर वो अकाउंटिंग वैलिड नहीं है? अरे भाई वो वैलिड है, वो आप अपने पास रखो। अलग से आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इनकम की। कुछ एक्सपेंसेस है जो आपने लिख दिए लेकिन गवर्नमेंट आपको टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अलाउ नहीं करती है, तो अलग जो आप कैलकुलेशन कर रहे हो वहां पे मान लेते हैं कि भाई वो एक्सपेंसेस मान लेते हैं हमने हटा दिया, ये इनकम और डालो, ये इनकम आपको यहाँ नहीं लिखनी थी, तो उनके अकॉर्डिंग कुछ करेक्शंस हमने किए और उन के जो भी रूल्स और रेगुलेशंस है उसके अकॉर्डिंग हमने प्रॉफिट की कैलकुलेशन करके सामने रख दी और उसके बाद गवर्नमेंट को हमने क्या दिया, टैक्स। ठीक है, तो टैक्स अकाउंटिंग क्यों की जाती है? टू असरटेन टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, आपकी टैक्स की जो लायबिलिटी है वो कितनी है उसका पता करने के लिए हम क्या करते हैं, टैक्स अकाउंटिंग करते हैं। नेक्स्ट आपकी आती है कॉस्ट अकाउंटिंग। बिजनेस चल रहा है सर, हमने तो रिकॉर्ड कर दिया सब एक्सपेंसेस, सब इनकम रिकॉर्ड कर दी, सब कुछ बता दिया, ये फाइनेंशियल पोजीशन है, इतना प्रॉफिट हुआ, ये सब हुआ, लेकिन कई बार आपको लगता नहीं है कि कई डिपार्टमेंट में अननेसेसरी कई खर्चे होते रहते हैं। आपके वर्कर बैठ के टाइम पास कर रहे हैं, चल रहा है जैसे भी चल रहा है, ठीक है, या आपकी अलग अलग प्रोसेस है, आप फसल उगाते हो, सरसों की फसल उगाते हो, फसल उगाने के बाद वो फसल कट के फैक्ट्री में जाती है जहां पे ऑयल निकलता है, तीसरी प्रोसेस में वो उसका रिफाइनरी का, पैकिंग का एटसेट्रा ये काम होता है, देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में चली जाती है। कई सारे डिपार्टमेंट्स है जो आपके काम कर रहे हैं, वहां पे किसान खेती कर रहे हैं, वहां से लेके फाइनली आपको पता चला कि सरसों की एक बोतल की कॉस्ट जो 100 रुपीज आनी चाहिए थी वो अपने आ रही है 120 की कॉस्ट आ रही है। इट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वेस्ट हो रहा है। तो कहाँ वेस्ट हो रहा है ये पता करने के लिए आप क्या करते हो, कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करेगी, क्यों की जाती है कॉस्ट अकाउंटिंग? फॉर कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सकते, अब बंद तो नहीं कर सकते अपन एक्सपेंसेस। अरे भाई अगर आप सैलरी नहीं दोगे, वेजेज नहीं दोगे तो लोग आपके लिए काम नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे तो आपका बिजनेस कैसे चलेगा? अगर आप रेंट नहीं दोगे, जगह खाली करवा ली जाएगी, कहाँ बिजनेस चलाओगे? आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल का पेमेंट नहीं करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी काट दी जाएगी। तो हर एक सर्विस की आपको जरूरत है, सर्विस के पीछे आपको एक्सपेंसेस भी करना पड़ेगा। लेकिन कई अननेसेसरी अगर आपके कोई एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो उनको फाइंड आउट करना और उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ये होती है आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग। सर क्या ये सब अकाउंटिंग हमें पढ़नी है? अगेन मैं बोल रहा हूं आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। टैक्स अकाउंटिंग की बात करूं, कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करूं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करूं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अकाउंटिंग की अगर मैं बात करूं, तो ये सब डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं आपके जो आपको पढ़ने को मिलेंगे ग्रेजुएशन लेवल पे। पोस्ट ग्रेजुएशन जब आप करोगे तब, या सीए करोगे, सीएस करोगे, सीएमए करोगे, सीडब्ल्यूए करोगे, दुनिया भर के कोर्सेज हैं, एमबीए करोगे, बीबीए करोगे, तो वहां पे ये सब अकाउंटिंग आपको देखने को मिलेगी। अभी के लिए सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन है। कोई आपसे पूछे कि हाँ टैक्स अकाउंटिंग में क्या काम होता है, हमें पता है टैक्स की कैलकुलेशंस करने के लिए काम में ली जाती है। कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट कंट्रोल के लिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये कुछ की पॉइंट देता है। की पॉइंट टू मेक यूजफुल डिसीजंस। देखो मेरे को बिजनेस करने के लिए 1 लाख रुपए की जरूरत है। कितने रुपए की चाहिए? 1 लाख रुपए। कोई नई मशीन लगानी है मुझे। अब देखो मेरे पास 1 लाख रुपए अरेंज करने के लिए कितने सारे ऑप्शंस है। ये 1 लाख रुपए मैं खुद भी लगा सकता हूँ, खुद भी लगा सकता हूँ। तो सर लगा क्यों नहीं देते? अरे भाई ये 1 लाख लगाने के लिए मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी है। किसी मैं शेयर मार्केट का काम करता हूँ, मैं वहां पे भी तो लगा सकता हूँ 1 लाख। इस बिजनेस में लगाऊंगा ज्यादा कमाऊंगा, या हो सकता है शेयर मार्केट में लगाऊं वहां ज्यादा कमाऊंगा, कहीं और पे भी लगा सकता हूं। तो कई सारी चीजें देखनी पड़ती है।
1 लाख मैं खुद भी लगा सकता हूँ, मैं लोन भी ले सकता हूँ। लोन के मामले में मैं बैंक से भी लोन ले सकता हूँ, रिलेटिव से भी ले सकता हूँ। बैंक से मैं लोन लूंगा, मेरे मान लो इंटरेस्ट रेट आ रही है ज्यादा, वहीं पे रिलेटिव से ले रहा हूँ मैं तो इंटरेस्ट रेट आ रही है कम, लेकिन उनका एहसान हो रहा है, 2 काम मुझे एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। तो कई सारी चीजें होती है। इट मीन्स पहला जो डिसीजन वो ये होता है कि 1 लाख रुपए जो आपको अरेंज करने हैं, ये कहां से अरेंज आप करो। ये 1 लाख रुपए जो आप अरेंज करोगे ये कहां से आपको मैनेज करने हैं। तो एक स्ट्रक्चर बनता है कि कुछ पैसा इतना आप लगा लो, इतना आप लोन ले लो, इतना आप ये कर लो, या फिर पूरा आप लगा लो, जो बेस्ट आपके लिए होता है। तो वो कैसे डिसाइड कर पाते हो, कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपको समझने को मिलेंगे। उनकी हेल्प से आप डिसाइड कर पाओगे कि हमें पैसा कहां से लेना है। दूसरा डिसीजन, ये पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है। आपको मशीन खरीदनी थी, जरूरी है कि आप मशीन खरीदो, आप मशीन किराए पे भी तो ले सकते हो, ले सकते हो। खरीदने की कहीं आपने डिसाइड कर लिया तो आप पुरानी मशीन खरीदिए, उसको भी तो तैयार करवा सकते हो। बिल्कुल नई मशीन भी खरीद सकते हो आप। पुरानी मशीन अगर आप तैयार करवाओगे उसकी यूजफुल लाइफ थोड़ी कम होगी, नई मशीन की ज्यादा होगी, एफिशिएंसी ज्यादा होगी नई की, लेकिन पुरानी में कॉस्ट कम आएगी आपके। कई सारे फैक्टर्स होते हैं। तो एक बैलेंस बना के कि कहाँ से पैसा लेना है, कहाँ उसको इन्वेस्ट करना है, और कई सारे कैलकुलेशंस है। ठीक है, एनालिटिकल चलती है। पूरा जो मैंने बात की थी अकाउंटिंग प्रोसेस में, आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, यहां तक ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेप की मैंने बात की थी, एनालिसिस एंड इंटरप्रेशन, वो किसका काम होता है, मैनेजमेंट का। ठीक है, वो सब आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग में देखोगे। थोड़ा सा पार्ट देखने को मिलेगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का आपको 12th में। उसके बाद बात करते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। इसको समझने में कई बहुत ज्यादा गड़बड़ कर जाते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट ने अभी प्रैक्टिकली, ठीक है, मोदी गवर्नमेंट ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है कंपनीज पे। एक लिमिट सेट कर दी कि इस लिमिट से ऊपर जिस कंपनी की सेल है या प्रोडक्शन है, उस कंपनी को अपनी सेल्स का एक सर्टेन परसेंटेज, मान लेते हैं 100 रुपए थी वो लिमिट, कि 100 रुपए से ज्यादा का माल अगर कोई बेच रहा है, बहुत बड़ा अमाउंट है 100 रुपए, मान लेते हैं 100 करोड़ मान लेते हैं, 100 करोड़ का अगर बेच रहा है तो इसका 5%, इट मीन्स 5 करोड़। आपको 5 करोड़ जो है ना वो सोसाइटी के ऊपर खर्च करना पड़ेगा। इसको अपन बेसिकली क्या बोलते हैं, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। गवर्नमेंट ने सर ऐसा क्यों किया। एक फैक्ट्री लगी हुई है VKI में, फैक्ट्री चलती है, धुआं निकलता है, धुएं से क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। मैं रोड पे जा रहा हूं, मुझे फ्रेश एयर नहीं मिल रही है, भाई एनवायरमेंट पे तो सबका राइट है ना। अकेले अंबानी का तो राइट है नहीं है, या वो फैक्ट्री जो चला रहा है उसका अकेले का राइट तो है नहीं है, मेरा भी तो राइट है उस एनवायरमेंट पे। तो मेरे हिस्से की एयर वो क्यों खराब कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरा राइट कहाँ पे जा रहा है, उस फैक्ट्री में जा रहा है। तो गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी कि आप जो भी कुछ कमा रहे हो उसका एक सर्टेन परसेंटेज आप एनवायरमेंट पे खर्च करो। पार्क बनवा दिए, पेड़ लगवा दिए, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स आ गए, ठीक है, लोगों को अवेयर करने के लिए एडवर्टाइजमेंट, कई सारी चीजें होती हैं, ठीक है, यहाँ पे काम में ली जाती है। तो वहां पे खर्च करने के लिए गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, इसमें बेसिकली कैलकुलेशन की जाती है कितना अपने को सोसाइटी के लिए खर्च करना पड़ता है। गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं भी डाली थी तो भी कई लोग खर्च कर रहे थे। जैसे आपने देखा होगा एक एड आता है PNG शिक्षा, आता था ना अनुपम खेर का। उसमें क्या होता था, आप कोई भी प्रोडक्ट अगर एक परचेज करते हो, 10 रुपए का प्रोडक्ट आप परचेज करते हो, तो कंपनी बोल रही है कि 1 रुपया तो हम भेज देंगे शिक्षा में, 9 रुपए हमारे पास आएंगे। इट मीन्स 1 रुपया कहाँ कॉन्ट्रीब्यूट कर दिया उन्होंने, एजुकेशन के लिए। तो ये होती है आपकी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में कितना आप खर्च कर सकते हो, कैसे आप खर्च कर सकते हो, ये सब आपको देखना था।